हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। हम लोग वेव ऑप्टिक्स के प्रॉब्लम को भी डिस्कस कर चुके हैं और वेव ऑप्टिक्स को कोशिश किया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम हैं उसको बता सके। फिर भी अगर कोई दिक्कत होगा तो आप रे ऑप्टिक्स के भी क्लासेज में अपने कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो ज़रूरत के अनुसार उसको भी मैं बता दूंगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ और पढ़ता हूँ ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स यानी कि रे ऑप्टिक्स को, ठीक ना। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, इसको हम लोग रे ऑप्टिक्स भी बोलते हैं। देखिए, वैसे रे ऑप्टिक्स में बहुत से पोर्शन को आप 9th-10th क्लास में भी पढ़े हुए, जैसे आप मिरर पढ़े हुए हैं, लेंस के बारे में पढ़े हुए हैं, कुछ प्रिज्म को जानते हैं, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, ये सब आप पहले से भी पढ़े हुए। हालांकि इस बार जो 12th का सिलेबस है उसमें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो हुआ, जो टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, ये सब पोर्शन को हटा दिया गया है और मिरर का रिफ्लेक्शन को भी, रिफ्लेक्शन जो है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी कि मिरर से ही रिलेटेड होगा रिफ्लेक्शन है, तो वो सब पोर्शन को भी हटा दिया गया। यानी मेजर पार्ट जो है वो रिफ्रैक्शन को रखा गया है। लेकिन फिर भी जहाँ तक सवाल है कम्पिटिटिव एग्जाम्स का या आगे के स्टडी का, तो उसका तो पता नहीं उसका सिलेबस क्या रखा जाएगा, नहीं रखा जाएगा, है ना। तो इसलिए मैं लगभग सारे चीज़ों को एक्सप्लेन कर दूंगा जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है, कुछ तो हम आपको स्टार्ट में बतलाएंगे जो कि आप 9th-10th में पढ़े हुए हैं, केवल जस्ट लाइक इंट्रोडक्शन के रूप में उसको मैं बताऊंगा, है ना। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, देखिए, लाइट जब किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर मिरर पे इंसिडेंट होता, ठीक ना, लाइट जब मिरर पे इंसिडेंट होता है तो इससे टकराने के बाद लौट जाता। इसी फिनोमेनन को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक ना। आई को हम लोग क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस, और आर को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जाहिर है इसको हम लोग नॉर्मल बोलते हैं, है ना। ये हो गया इंसिडेंट रे, इसको बोले रिफ्लेक्टेड रे, और ये हो गया नॉर्मल। आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन याद भी होगा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में हम लोग क्या पढ़े थे, मतलब हम तो नहीं पढ़ाए, आप पहले पढ़े होंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ये तीनों सेम प्लेन में होता है। यानी कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अगर हम लोग देखें तो यही बोलेंगे I इज इक्वल टू आर, या अगर इस एंगल को अल्फा बोले, इसको बीटा बोले, तो ये 90 माइनस आई है 90 माइनस आर, तो जाहिर है आई आर के इक्वल है तो अल्फा बीटा के इक्वल हो जाए। सेकंड पॉइंट में बोले इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल lie in same plane।
ये तीनों जो होगा वो एक ही प्लेन में होगा। चलिए यहाँ तक तो हम लोग बात को सीख गए। अब जो है हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में सबसे पहले सीखेंगे प्लेन मिरर से रिलेटेड कंसेप्ट, उसके बाद हम लोग आएंगे स्फेरिकल मिरर पे। ठीक ना, ये तो बेसिक बात है जो आप सब रिफ्लेक्शन से रिलेटेड जानते हैं, तो इसमें ज़्यादा कुछ लिखवा नहीं रहे, आप जो है ना इसको नोट करें। हाँ, तो अब हम लोग इसमें प्लेन मिरर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक ना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में सबसे पहले हम लोग प्लेन मिरर को देखें। अब आइए, जब बात प्लेन मिरर का हो रहा है तो इसमें हम लोग इमेज फॉर्मेशन को देखते हैं। जैसे प्लेन मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट को रख दिया, ठीक ना, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को रख दिया। अब इसका इमेज कैसे फॉर्म होगा? तो देखिए, एक लाइट जो मिरर पे जाकर परपेंडिकुलरली स्ट्राइक किया वो तो सीधे लौट जाएगा, और दूसरा लाइट जो इस प्लेन मिरर पे किसी और पॉइंट पर इंसिडेंट हुआ, तो आप जान रहे हैं लाइट तो उतना ही एंगल पे रिफ्लेक्ट कर जाएगा। ठीक, ये लाइट रिफ्लेक्ट कर गया। अब इस दोनों लाइट को पीछे एक्सटेंड करेंगे, ठीक ना, दोनों लाइट को एक्सटेंड करेंगे तो यहां पर उसका इमेज बन गया। ठीक ना, ये रियल ऑब्जेक्ट है, यहां पे उसका इमेज बना। देखिए, ये जो इमेज बना, क्या वाकई में यहां पे लाइट एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है? तो नहीं, इसको पीछे बढ़ाने पे ना एक्सटेंड कर, मतलब इसको एक्सटेंड करने पे ना कट करते हुए नजर आ रहा है। यही नहीं, आप ऐसे भी बना सकते हैं, लाइट आकर के यहां पे टकराया, अब जो है टकरा करके लाइट तो इधर चला गया, और पीछे बढ़ाने पे जाकर के यहाँ पे वो कट कर रहा है। तो इधर से अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यहीं से लाइट आ रहा। तो ये जो इमेज बना, जाहिर है वर्चुअल इमेज। रियल इमेज किसको बोलते हैं? जहां सही मायने में लाइट एक दूसरे से इंटरसेक्ट करे, और जहां पे इंटरसेक्ट करते हुए प्रतीत हो, दिखाई पड़े, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्चुअल इमेज। तो प्लेन मिरर के केस में कोई भी रियल ऑब्जेक्ट का इमेज जो बनता है वो वर्चुअल इमेज ही बनता है। अब देखिए, अगर आपसे कोई पूछे कि फोकल लेंथ प्लेन मिरर का क्या होगा, तो देखिए, आप पहले पढ़े होंगे कि फोकल लेंथ जो होता है वो रेडियस का हाफ होता है। तो कोई भी प्लेन सरफेस हो, तो प्लेन सरफेस का रेडियस तो इनफाइनाइट लेंगे। जैसे इनफाइनाइट रेडियस का कोई स्फीयर लो, बहुत बड़ा रेडियस, जैसे अर्थ है, बहुत बड़ा रेडियस का स्फीयर है, तो अर्थ कैसा दिखता है? प्लेन। यानी कि रेडियस हम लोग इन्फिनिटी ले लेते हैं प्लेन सरफेस का, और इन्फिनिटी बाई 2 करेंगे तो इन्फिनिटी होगा। यानी फोकल लेंथ का प्लेन मिरर क्या लेंगे? इन्फिनिटी। अब देखिए, मिरर फॉर्मूला जो आप पहले पढ़े हुए हैं उसी को यूज में लाया जा रहा है। 1/v + 1/u 1/f। तो u का मतलब होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसका इमेज यहां बना, ये हो गया इमेज डिस्टेंस। ठीक ना, ये हो गया इमेज डिस्टेंस। तो 1/v, देखो इधर के डिस्टेंस को पॉजिटिव लेंगे तो इधर के डिस्टेंस को निगेटिव लेना पड़ता है। 1/-u
1/∞, जाहिर है 1/∞ 0 हो गया, 1/v माइनस 1/u 0, यानी v इज इक्वल टू u। यानी हम लोग ये सीखे प्लेन मिरर के केस में इमेज डिस्टेंस जो है इक्वल होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के, यानी प्लेन मिरर से जितना दूरी पे ऑब्जेक्ट रहेगा इमेज भी उतना ही दूरी पे उसके बैक साइड में बन जाएगा। ठीक, अब देखिए बात अगर हम लोग करें मैग्निफिकेशन का, ठीक ना, मैग्निफिकेशन का, तो देखो मैग्निफिकेशन जो है ना, कोई भी मिरर का हो, मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर, मतलब ये प्लेन मिरर के लिए ही बात नहीं करें, कोई भी मिरर के लिए, तो उसका फॉर्मूला होता है m इक्वल टू माइनस v/u। अब m अगर पॉजिटिव आ जाए, सॉल्व करने पर m पॉजिटिव आए, तो इमेज जो है, इमेज विल बी इरेक्ट एंड वर्चुअल। ठीक ना, इमेज तब सीधा बनता है और वर्चुअल बनता है। और m अगर निगेटिव आ जाए तो इमेज जो है, इमेज विल बी इन्वर्टेड, उल्टा बनेगा, एंड रियल। आप देखते हैं प्लेन मिरर के सामने आप खड़ा होते हैं और इमेज सीधा बनता है, तो इरेक्ट इमेज बनता है, तो कौन इमेज रहता है, वर्चुअल इमेज रहता है। अब देखिए ये तो हम एक जनरल फॉर्मूला लिखे, मैग्निफिकेशन का और भी मतलब है। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या अंडर रूट एरिया ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक ना, आगे आप ये भी पढ़ेंगे, अंडर रूट वेलोसिटी ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब कि मैग्निफिकेशन अगर मालूम हो जाए और इमेज का हाइट निकालना हो और क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट का हाइट दिया रहे तो मैग्निफिकेशन के हेल्प से निकाल लेंगे। इसी तरह से इमेज का वेलोसिटी भी पूछा जाए तो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी और मैग्निफिकेशन मालूम हो तो ये काम कर सकते हैं। तो आगे ये सब हम लोग यूज में लाएंगे। पहले जो है आप इसको लिख लें। हाँ जी, प्लेन मिरर का अगर मैग्निफिकेशन निकालें तो क्या होगा। तो अभी आप देखें कि ऑब्जेक्ट को जितना डिस्टेंस पे आप रखते हैं इमेज उतना ही डिस्टेंस पे दूसरे साइड बन जाता है। ठीक है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है -v/u। v जितना है, मान लो उसको अगर x बोले तो u को मुझे -x बोलना पड़ता है, क्योंकि v और u इक्वल है। इधर के डिस्टेंस को पॉजिटिव लेंगे, आगे साइन कन्वेंशन हम लोग पढ़ेंगे। तत्काल आप ये जाने कि मिरर के बैक साइड के डिस्टेंस को पॉजिटिव लेंगे तो फ्रंट साइड के डिस्टेंस को निगेटिव लेना पड़ेगा। तो देखो तो मैग्निफिकेशन तो +1 ना आ गया, और अभी सीखे थे ना कि मैग्निफिकेशन जब पॉजिटिव होता है तो इमेज इरेक्ट और वर्चुअल होता है। यानी कि बोलेंगे कि m इज पॉजिटिव, हेंस image will be erect
एंड वर्चुअल। तो ये प्लेन मिरर में बनता भी, हम लोग तो देखे भी। अब देखिए, इसी के हेल्प से हम लोग ये सीख गए कि हाइट ऑफ द इमेज, जब मैग्निफिकेशन 1 है, और मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो जाहिर है हाइट ऑफ इमेज इक्वल हो जाएगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसी तरह से वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल होगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक ना, या एरिया ऑफ इमेज इज इक्वल टू एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। हम लोग वेलोसिटी ऑफ इमेज से रिलेटेड बहुत सा एप्लीकेशन देखेंगे, लेकिन अभी हम आपको बेसिक कंसेप्ट सिखा रहे हैं प्लेन मिरर से रिलेटेड। अब देखिए, प्लेन मिरर से रिलेटेड हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट जो सीख रहे हैं, देखिए, अगर आप प्लेन मिरर में अपना फुल इमेज को देखना चाहते हैं तो आपको जो है प्लेन मिरर का जो हाइट लेना पड़ेगा वो आपके हाइट से कम हाफ होना चाहिए। यानी कि, और वो प्रूफ भी कर दे रहे हैं, यानी बोलेंगे क्या, टू सी द फुल इमेज, to see the full image, minimum height of the plane mirror should be equal to half of the height of the person, ठीक ना। अगर कोई ड्रेसिंग टेबल बना रहे हैं और फुल इमेज देखना चाह रहे हैं और मिरर आप चाहते हैं कम से कम हाइट को रखें, तो कम से कम हाफ हाइट का रखना होगा। उसको आगे प्रूफ करते हैं, पहले आप इसको लिख लो। अब हम लोग इसको प्रूफ करते हैं, देखेंगे। सपोज कीजिए एक आदमी है, चलिए MN, ये इसका लेग का पोजीशन है, ये हेड का पोजीशन। इसके सामने हम लोग एक प्लेन मिरर को रखें। सपोज कीजिए यही इसका आंख का पोजीशन है, आई यहाँ पर। एक प्लेन मिरर को आप यहाँ पर रखें। अब देखिए, इसको अपना हेड कब दिखाई पड़ेगा, इस प्लेन मिरर के हेल्प से अगर ये अपने हेड को देखना चाहेगा, हेड के इमेज को, तो कब दिखाई पड़ेगा, लाइट मिरर पे जाए और टकरा करके इसके आंख में पहुंचे, तभी ना ये हेड को देख पाएगा। देखिए, सपोज कीजिए लाइट जो है आ करके यहाँ इंसिडेंट हुआ और स्ट्राइक करने के बाद जो है इसके आंख में चला गया, तो इसको लगेगा कि लाइट इधर से आ रहा है, इसी का इमेज इधर बन गया। अब देखिए, तो ये ऊपर वाला जो पोर्शन मिरर का ही नहीं भी है तो कोई बात नहीं, लाइट गया टकरा के आ गया। उसी तरह से इसको लेग कब दिखाई पड़ेगा, तो यहाँ से लाइट गया मिरर पर और टकरा करके इसके आंख में चला गया, तो लगेगा इसको कि लाइट इधर कहीं से आ रहा है ना, और इधर इसका इमेज बन गया। इसको M डैश बोलते रहे, N डैश बोलते रहे, यानी MN हो गया ऑब्जेक्ट, इमेज हो गया M डैश N डैश। अब सोचो, अगर इससे छोटा कुछ भी प्लेन मिरर अगर लोगे, तब तो
इसका लेग दिखने वाला नहीं। अगर मान लो हम यहीं तक मिरर लेते तो लाइट यहाँ जाता, टकरा के तो इधर चला जाता, आंख में तो जाता ही नहीं। हाँ, इससे बड़ा लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बड़ा लेने का इसका कोई ज़रूरत भले ना पड़े, लेकिन लाइट जो यहाँ देखो, लाइट जो लेग से इसका निकला और यहाँ जाके टकराया और उसके बाद पहुँच गया इसके आँख में, तो इसी लाइट के हेल्प से ना ये देख पाएगा। तो इसका इमेज यहाँ बना। अब पूछा ये जा रहा है कि मिरर का हाइट कम से कम क्या होगा, ये PQ क्या होगा। तो देखो, अगर हम लोग यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करें तो ये दोनों ट्रायंगल को कंपेयर करो तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। ये जो साइड है वो कॉमन है और ये 90 और ये 90, यानी ये जो दोनों ट्रायंगल है वो कंग्रुएंट है। अगर इस पॉइंट को हम A बोलें तो इतना हम लोग बोल सकते हैं MA और AE इक्वल होगा। यानी बोलेंगे क्या कि ट्रायंगल MPA कंग्रुएंट ट्रायंगल EPA। तो ये जो MA है वो इक्वल होगा AE के, है ना। अब देखो, अगर यहाँ पे परपेंडिकुलर डालें तो फिर वही बात बोलेंगे कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। अगर इसको B बोलें तो ये दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट, ट्रायंगल BQE कंग्रुएंट ट्रायंगल NQB। तो EB और BN इक्वल, ये भी दोनों इक्वल। अब मिरर का साइज क्या होना चाहिए, या हाइट ऑफ द मिरर। तो हाइट ऑफ द मिरर क्या हो गया जी, तो PQ को ना बोले, और PQ किसके इक्वल है, तो AB के। देखो PQ इक्वल है AB के, और AB किसकी इक्वल है, AE प्लस EB। AE प्लस EB। अब देखो, AE को क्या लिख सकते हो, तो ME का हाफ है क्या AE। ये दोनों जब इक्वल है तो AE जो है हाफ ME ना हुआ, तो हाफ ME। और EB और BN जब इक्वल है तो EN का ये हाफ ना हो गया, हाफ EN। तो देखो हाफ कॉमन ले लिए, ME प्लस EN। देखो तो क्या आ गया, ME प्लस EN, MN हो गया क्या, यानी हाफ MN हो गया। इसमें कौन दिमाग लगाना, नहीं। यानी कि PQ जो है हाफ MN। मिरर का जो साइज है वो आदमी के साइज के हाफ आ गया। तो प्रूफ तो हो गया। हालांकि ये सब प्रूफ आपको किसी एग्जाम में आना नहीं है, केवल आपके सेटिस्फैक्शन के लिए कोई स्टेटमेंट दिया जा रहा है तो आपको समझ में भी आए कोई स्टेटमेंट क्यों दिया गया है, इसके लिए बताया गया। पहले आप इसको लिखें। हाँ जी, तो अब जो है इसी में हम लोग आगे सीखते हैं कि जब प्लेन मिरर को थीटा एंगल से आप रोटेट कराएंगे तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो 2 थीटा से रोटेट कर जाता है, ठीक ना। व्हेन प्लेन मिरर is rotated through an angle theta, reflected ray rotates through an angle 2 theta. ठीक ना। प्लेन मिरर को अगर थीटा से रोटेट कराएंगे तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा से रोटेट कर जाता है। आइए थोड़ा समझे।
ये प्लेन मिरर है और लाइट जो है इस प्लेन मिरर पे इंसिडेंट हो। चलो इस पॉइंट को आई बोल दे रहे। सपोज कीजिए एंगल ऑफ इंसिडेंस अल्फा, तो जाहिर है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी अल्फा होगा, है ना। अब आप क्या किए, प्लेन मिरर को थीटा एंगल से रोटेट करा दिए, यानी प्लेन मिरर अब इस हॉरिजेंटल पोजीशन में ना हो करके इस पोजीशन में आ गया, है ना। आप क्लॉकवाइज में रोटेट करा दिए थीटा एंगल से। तो थोड़ा सोचिए तो, जो नॉर्मल यहाँ पे था, मान लो इस नॉर्मल को हम n1 बोल रहे हैं, पहले प्लेन मिरर ऐसे था तो नॉर्मल इधर था। अब प्लेन मिरर को थीटा से रोटेट कराएंगे तो जाहिर है जो नॉर्मल है ना, ये जो नॉर्मल है ये भी थीटा से रोटेट करेगा। थोड़ा समझना इसको, ये एंगल भी थीटा होगा, इसको n2 बोलते हैं। ठीक है। तो आप सोचो इस पोजीशन में जब प्लेन मिरर होगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, इस पॉइंट को O बोले तो ION2, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी अल्फा प्लस थीटा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो आप जानते हैं कि जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। तो अल्फा प्लस थीटा, तो देखो ये हो गया अल्फा प्लस थीटा, इसको R1 बोल रहे हैं, इसको R2 बोल रहे हैं, यानी रिफ्लेक्टेड रे पहले इधर गया था अब इधर गया। तो सोचो तो इंसिडेंट रे को हम कुछ नहीं किया, वो जैसे आ रहा था वैसे ही, मिरर को थीटा से रोटेट कराए तो जो रिफ्लेक्टेड रे इधर जा रहा था अब इधर जाने लगा। तो हमको पता ये लगाना है कि ये एंगल कितना, R1OR2 कितना। तो R1OR2 अगर निकालना है तो N2OR2 से N2OR2 से माइनस करो N2OR1 को, तो N2OR2 हो गया अल्फा प्लस थीटा, और N2OR1 क्या हो गया, ये देखो ना, ये पूरा अल्फा है, ये थीटा, तो ये वाला एंगल अल्फा माइनस थीटा होगा कि नहीं, यानी N2OR1 अल्फा माइनस थीटा। देख लो बढ़िया से, है ना, ये पूरा अल्फा है, ये थीटा है, तो अल्फा माइनस थीटा हो। देखो यहाँ अल्फा अल्फा कैंसिल, 2 थीटा आ गया क्या, यानी प्रूव्ड हो गया कि जब प्लेन मिरर को थीटा एंगल से रोटेट कराएंगे तो रिफ्लेक्टेड रे कितना से रोटेट करेगा, तो 2 थीटा से रोटेट करेगा, है ना। तो चलिए इस प्रूफ को भी लिख लें। आइए हम लोग इसी पर बेस्ड जो अभी कंसेप्ट सीखे एक प्रॉब्लम को देखते हैं। देखें, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यहाँ पर एक सोर्स है जो लेजर लाइट को प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक ना। समझो ऐसा एक टॉर्च है, एकदम पैरेलल बीम ऑफ लाइट इससे जो है फाइन बीम इससे निकल रहा, ठीक। सीलिंग में अटैच है ये, और यहां पर एक प्लेन मिरर है। एच डेप्थ नीचे जो है, यहां एक प्लेन मिरर है। अब कहा जाए आपसे कि अगर प्लेन मिरर को हम थीटा एंगल से रोटेट कराएं तो लाइट जो है इससे, अभी तो क्या हो रहा होगा, लाइट आया
चूंकि परपेंडिकुलरली इंसिडेंट हो रहा है तो इधर ही वापस चला जाएगा, टकराने के बाद इधर ही लौट जाएगा। लेकिन अगर मिरर को थीटा एंगल से रोटेट कराते हैं, है ना, मिरर को अगर हम लोग थीटा एंगल से रोटेट कराते हैं तो जो रिफ्लेक्टेड रे है अब वो इधर न जा करके, रिफ्लेक्टेड रे इधर जाएगा और ये कितना एंगल से रोटेट कर जाएगा, 2 थीटा से। पहले इधर जाता था, अब इधर जाएगा, 2 थीटा एंगल से रोटेट करेगा। अगर आपसे कोई पूछे कि इस सीलिंग पे जो लाइटेड स्पॉट होगा, है ना, जैसे लाइट मिरर से टकरा के यहाँ पहुँचा तो ये पोर्शन लाइटेड हो जाएगा, तो पूछा जाए कि ये बतलाओ लाइटेड स्पॉट का पोजीशन क्या होगा। यानी समझो ना, पूछा गया यहाँ से कितना डिस्टेंस पे ये लाइटेड स्पॉट होगा, तो सोचो H मालूम है, tan 2 थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस x बाई h। बोलो x कितना हो गया, h tan 2 थीटा। बस हो गया। अब थीटा का वैल्यू दिया रहेगा, h का वैल्यू दिया रहेगा, x निकल जाएगा कि नहीं। अब देखो इसी क्वेश्चन में अगर ये कह देना कि मिरर को ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करा रहे हैं, तो जब मिरर को रोटेट कराओगे तो लाइटेड स्पॉट इधर भागेगा ना, तो ये बतलाओ लाइटेड स्पॉट का वेलोसिटी क्या होगा। ठीक ना, एडिशनल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जैसे x आया है h tan 2 थीटा, तो x किस रेट से बढ़ते जा रहा है उसी को ना हम लोग वेलोसिटी बोलेंगे। यानी कि dx बाई dt निकालो, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, h tan 2 थीटा, इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया सेक स्क्वायर 2 थीटा, और 2 थीटा को करोगे 2 d थीटा बाई dt, और d थीटा बाई dt को ही हम लोग एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। यानी कि dx बाई dt वेलोसिटी ऑफ लाइटेड स्पॉट 2h सेक स्क्वायर 2 थीटा और d थीटा बाई dt को बोल दिए ओमेगा, है ना। तो यही एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन में बदल गया। ठीक ना, क्वेश्चन तो आप समझ ही रहे हैं, लिख लेंगे हम, शॉर्ट में क्वेश्चन लिखा दिए, मतलब एक तरह से इनडायरेक्टली आप क्वेश्चन में लिख सकते हैं, लोकेटेड द पोजीशन ऑफ लाइटेड स्पॉट ऑन द सीलिंग, ऑल्सो फाइंड द वेलोसिटी ऑफ लाइटेड स्पॉट। ठीक ना, तो चलिए इसको नोट कर लें। हाँ, हम लोग आगे एक और इससे रिलेटेड जो है फैक्ट को देखते हैं, इसको याद रखेंगे। देखिए, सपोज कीजिए यहाँ पे एक दीवार है, दीवार का हाइट h, और यहाँ एक मिरर है। इस मिरर में आप इस दीवार के फुल इमेज को देखना चाह रहे हैं, अपना फुल इमेज नहीं, इस दीवार के फुल इमेज को देखना चाह रहे हैं। तो देखिए दीवार का जो टॉप है आया इस मिरर से टकरा के आपके आँख में पहुँचा, और ये बॉटम से भी लाइट गया टकरा के आपके आँख में पहुँचा, तो आपको दीवार का टॉप का इमेज इधर और बॉटम का इमेज इधर दिखाई पड़ेगा। ठीक ना, और आप देखेंगे क्या कि ये जो मिनिमम हाइट है वो h/3 होगा। ठीक ना, आप सबको हम प्रूफ नहीं कर रहे हैं, आप चाहें तो ज्योमेट्रिकली खुद से इसको प्रूफ कीजिएगा। तो इस इंफॉर्मेशन को भी याद रख लेना है कि जब ऑब्जर्वर प्लेन मिरर और दीवार के बीच में हो तो दीवार के फुल इमेज को देखने के लिए प्लेन मिरर का जो हाइट होना चाहिए दीवार के हाइट के 1/3 होना चाहिए। ठीक ना, इसको अब लिख लें। अब आइए हम लोग नंबर ऑफ इमेजेस का बात करते हैं। नंबर ऑफ इमेजेस व्हेन टू प्लेन मिरर ठीक ना, टू प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइंड at an angle theta।
देखें, दो ठो प्लेन मिरर है, एक मिरर ये हो गया और एक मिरर ये हो, दोनों के बीच का एंगल थीटा है और आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ इमेज कितना बनेगा अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को इसके बीच में कहीं रख देते हैं। तो नंबर ऑफ इमेजेस क्या होगा? तो देखिए, सबसे पहले आपको 2π/θ का वैल्यू निकालना है। याद रखना है नंबर ऑफ इमेजेस 2π/θ होता है इफ 2π/θ इज ऑड। 2π/θ अगर ऑड नंबर हो तो नंबर ऑफ इमेजेस कितना हो जाता है? 2π/θ। लेकिन इसी में एक स्पेशल केस भी होता है, उसको याद रखेंगे। इफ ऑब्जेक्ट is placed on angle bisector, मतलब समझिए ठीक बीच में सिमेट्रिकली रखा हुआ है एंगल बाइसेक्टर, देन नंबर ऑफ इमेजेस आर 2π/θ -1 करेंगे। देखिए, पहले तो ये जान लीजिए, अगर ठीक बीच में एंगल बाइसेक्टर पे ना होके कहीं भी हो तो नंबर ऑफ इमेजेस कितना हो गया? 2π/θ। और अगर बाइसेक्टर पे हो, हाँ ये भी समझ ली, ऑड रहेगा तभी का बात है, 2π/θ ऑड नंबर होना चाहिए, तो वही नंबर ऑफ इमेजेस हो गया। लेकिन अगर ऑड नंबर ही आया लेकिन ऑब्जेक्ट उसके बाइसेक्टर पर हो, तब एक कम कर देंगे। यानी अगर 2π/θ का वैल्यू 3 आया है और एंगल बाइसेक्टर पे ऑब्जेक्ट है तो 3 - 1 यानी 2 बोलेंगे नंबर ऑफ इमेजेस को। ठीक ना? अब देखें सेकंड पॉइंट में, वैसे भी एग्जाम्पल जब देंगे ना तो वो सब क्लियर हो जाएगा। देखिए सेकंड पॉइंट में n हो गया 2π/θ -1। देखो यहाँ हम लोग क्या सीखे थे? 2π/θ अगर ऑड हो तो 2π/θ ही नंबर ऑफ इमेजेस हो जाता है और एक स्पेशल केस है। और अगर 2π/θ इवन हो, इफ 2π/θ इज इवन, देन नंबर ऑफ इमेजेस इज इक्वल टू 2π/θ -1। अब देखो थर्ड पॉइंट में, when 2π/θ is in fraction, 2π/θ अगर फ्रैक्शन में आ जाए, जैसे 4 पॉइंट समथिंग, 3 पॉइंट समथिंग, तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है, यानी 4 पॉइंट समथिंग आया तो नंबर ऑफ इमेजेस 4 बोल देंगे, 3 पॉइंट समथिंग आया तो 3 बोल देंगे। when 2π/θ is in fraction, then number of images are equal to greatest integer। ठीक है, इसको एग्जाम्पल से भी समझा रहे हैं, पहले आप इसको लिख लें। हाँ जी, जैसे इस क्वेश्चन में देखते हैं कि 2 प्लेन मिरर है और ऑब्जेक्ट यहाँ रख दिया, एंगल बाइसेक्टर पे ना रख करके यहाँ पे रख दिया। अब पूछा जाए नंबर ऑफ इमेजेस क्या हो, तो पहले तो आप 2π/θ का वैल्यू निकालें। तो 2π/θ, 2π मतलब 360 और थीटा 60 डिग्री दिया हुआ, ठीक ना? इस दोनों प्लेन मिरर के बीच का एंगल 60 डिग्री। तो देखो तो ये तो 6 आ गया। तो नंबर ऑफ इमेजेस क्या लिखें? 6 है। तो ऐसे ही इवन आ गया, इवन नंबर आ गया ना। तो जब इवन नंबर आए तो चाहे बाइसेक्टर पर रहे, कहीं भी रहे, उससे मतलब नहीं। बस नंबर ऑफ इमेजेस
जब भी इवन नंबर आए ना तो एक माइनस कर ही देना है, यानी 5। ठीक ना, बाइसेक्टर पे रहे चाहे कहीं भी रहे, अगर इवन आ जाए तो एक माइनस कर देना है, क्योंकि एक इमेज जो है ना ओवरलैप कर जाता, तो उतना दिमाग नहीं लगाना। सिंपल वे में समझो, नंबर ऑफ इमेजेज निकालना है, किसका वैल्यू निकालेंगे, 2π/θ का, और 2π/θ का वैल्यू इवन अगर आ गया तो 1 माइनस कर देंगे। अब देखो दूसरा एग्जाम्पल, अगर मान लो 2 प्लेन मिरर है और इसके बीच का एंगल 120 डिग्री है, और एक ऑब्जेक्ट को कहीं पे रख दिया। ठीक ना, देखो बाइसेक्टर तो खैर ये है, कहीं पे रख दिया। पूछा जाए नंबर ऑफ इमेजेज क्या होगा, तो बोलेंगे पहले 2π/θ का वैल्यू निकालो, 360 डिवाइडेड बाई 120। देखो 3 आ गया, यानी ऑड आ गया ना। जब ऑड आता है ना वही नंबर ऑफ इमेजेज हो जाता है, उसमें -1 नहीं करना, यानी कि नंबर ऑफ इमेजेज हो गया 3। इसमें और कोई दिमाग नहीं लगाना। लेकिन इसी क्वेश्चन में अगर ये जो ऑब्जेक्ट है बाइसेक्टर पे होता, ठीक ना, चलो यहीं पे बना दे रहे हैं, इसी क्वेश्चन में अगर ये बाइसेक्टर पे होता, एंगल बाइसेक्टर पे ऑब्जेक्ट यहाँ होता और ये एंगल 120 ही होता, तो जाहिर है 2π/θ निकालते, 360/120 करते 3 ही आता। लेकिन नंबर ऑफ इमेजेज जो है, ठीक ना, ये एंगल बाइसेक्टर यानी ये 60, तो नंबर ऑफ इमेजेज मुझे क्या बोलना पड़ता, तो 3 - 1 यानी कि 2 बोलना पड़ता। बस यही एक स्पेशल बात आपको याद रखना। अब आइए फोर्थ पॉइंट, मैंने फोर्थ क्वेश्चन। सपोज कीजिए आपसे कहा गया 2 प्लेन मिरर है, बीच का एंगल 80 डिग्री है, नंबर ऑफ इमेजेज क्या होगा, तो 2π/θ यानी 360 डिवाइडेड बाई 80। देखो तो 4.5 आ गया, तो ये तो फ्रैक्शन में आ गया। फ्रैक्शन में आ गया तो पॉइंट के पहले जो लिखा हुआ है ना वही नंबर ऑफ इमेजेज, यानी नंबर ऑफ इमेजेज क्या बोल देंगे, तो 4 है ना। नंबर ऑफ इमेजेज कितना हो गया, तो 4 हो गया। अब ये मत बोलना 4 इवन है तो एक कम कर ले, नहीं, फ्रैक्शन में आ गया ना तो पॉइंट के पहले वाला जो है वही नंबर ऑफ इमेजेज हो गया। अब देखो ये क्वेश्चन दे रहे हैं, अगर तुमसे कोई कहे इफ नंबर ऑफ इमेजेज आर 3 देन फाइंड एंगल बिटवीन द 2 प्लेन मिरर्स, ठीक है, इसको ट्राई करो और लिख भी लो, पहले इसको लिख लो। आइए अब हम लोग इस क्वेश्चन को बनाते हैं। क्या कह रहा है, जब नंबर ऑफ इमेजेस 3 हो तो दोनों प्लेन मिरर के बीच का एंगल क्या हो। ठीक, मान लेते हैं दोनों प्लेन मिरर के बीच का एंगल जो है ना वो थीटा। तो सोचो 2π/θ अगर 3 आ जाता तो ऑड रहता, और जो ऑड आता है वही तो नंबर ऑफ इमेजेज हो जाता है। यानी कि अगर हम लोग ऐसा करें, when 2π/θ 3 हो जाए, यही नंबर ऑफ इमेजेज हो गया, तो थीटा कितना हो गया, 2π/3 यानी 360/3 यानी 120 डिग्री। यानी दोनों प्लेन मिरर के बीच का एंगल अगर 120 डिग्री हो और एंगल बाइसेक्टर के अलावे कहीं भी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो नंबर ऑफ इमेजेज क्या होगा, 3। अब देखो when 2π/θ 4 आ जाए
तो याद करो तो 2π/θ जब 4 आ जाए माने इवन आ जाए तो एक कम करना पड़ता है ना, तो हम लोग एक माइनस करेंगे तब भी नंबर ऑफ इमेजेस 3 हो जाएगा। तो सोचो थीटा हो गया 2π/4 यानी ये 90 डिग्री। तो सोचो 90 डिग्री भी बीच का एंगल होगा, दो प्लेन मिरर के बीच का एंगल 90 डिग्री भी जब रखेंगे तब भी नंबर ऑफ इमेजेज 3 होगा, और जब हम लोग 120 भी बीच का एंगल रखते हैं तब भी नंबर ऑफ इमेजेज 3 ही हो रहा। नहीं देखो इस केस में एक्चुअल में होता क्या है ना कि अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग रखते हैं तो इसका एक इमेज तो यहाँ बन जाता है, एक यहाँ बन जाता है, और दो इमेज यहाँ पे ओवरलैप करता है, एक इसका और एक इसका, ये ओवरलैपिंग हो जाता है। इसीलिए 3 ही जो है इमेज दिखता है, बनता तो 4 ही है लेकिन 2 एक जगह ओवरलैप कर जाता है इसलिए 3 दिखाई पड़ता है। खैर अब वो सब उतना रे डायग्राम में जाना नहीं है, आपको डायरेक्ट रिजल्ट बताने के लिए सीखना है। अब थोड़ा सोचो 90 से 120 के बीच में अगर लेते हैं कोई एंगल ले लो, मान लो हम थीटा 100 डिग्री ले लिए, अब 2π/θ अगर निकालें यानी 360/100 लें तो देखो तो ये 3.6 हो गया क्या। तो फ्रैक्शन में ना आया, फ्रैक्शन में आता है तो पॉइंट के पहले वाला बोलना पड़ता है, तो नंबर ऑफ इमेजेस तब भी 3 हुआ क्या, यानी 90 से 120 के बीच में कोई भी एंगल लोगे तो 2π/θ का वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग आएगा, तो नंबर ऑफ इमेजेस 3 होगा। मतलब कि पूछा जाए कि पॉसिबल एंगल क्या होगा, आखिर हम आंसर में क्या बोलें, तो बोलेंगे कि देखो भाई कोई एक आंसर है नहीं। हाँ अगर मान लो 1 मिनट के लिए यही 2 ऑप्शन हो और कहा जाए ना कि एक ही चुनना है तब 120 चुनेंगे, क्योंकि इसमें तब कोई ओवरलैपिंग के बात नहीं। लेकिन अगर मुझे पॉसिबल एंगल्स बताना हो जो भी संभव हो तब बोलेंगे क्या 90 डिग्री से 120 डिग्री के बीच में आप कोई भी एंगल लें इंक्लूडिंग 90 एंड 120 तो नंबर ऑफ इमेजेस 3 होगा। तो उम्मीद है नंबर ऑफ इमेजेस से रिलेटेड आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। उससे रिलेटेड आप कोई भी प्रॉब्लम बनाएंगे तो आसानी से बनेगा। पहले आप इसको लिखें। आइए अब हम लोग प्लेन मिरर के थ्रू जो डेविएशन होता है लाइट का उसको सीखते हैं। डेविएशन थ्रू अ प्लेन मिरर। अगर हम लोग बात करें सिंगल मिरर का, सिंगल मिरर के लिए बात किया जाए, देखिए प्लेन मिरर है, लाइट इंसिडेंट हुआ और इधर रिफ्लेक्ट कर गया। चलिए ये नॉर्मल है, नॉर्मल से आई एंगल पे लाइट इंसिडेंट हुआ तो जाहिर है आई पे ही रिफ्लेक्ट करेगा। साथ में भी जाने अगर इसको अल्फा बोले तो इसको भी अल्फा बोलना पड़ेगा। तो डेविएशन किसको बोला जाता है, तो लाइट जा किधर रहा था, तो जा रहा था इधर और चला गया इधर, तो देखो यही डेविएशन। यानी समझो लाइट इतना एंगल से रोटेट कर गया तो ये अल्फा तो ये भी अल्फा, तो डेविएशन पूछा जाए कितना हुआ, अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा, और नहीं तो अगर आई के टर्म में बोलना चाहते हैं तो आई प्लस अल्फा 90 डिग्री है तो 90 माइनस आई यानी डेविएशन हो गया 180 माइनस 2, सही ना। यानी कि सिंगल प्लेन मिरर पे लाइट इंसिडेंट हो तो वो मिरर उसको डेविएट कर देता है 180 माइनस 2i से, आई जहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब अगर बात करें 2 मिरर के लिए
फॉर 2 मिरर्स। देखें, सपोज कीजिए 2 प्लेन मिरर है, एक दूसरे से थीटा एंगल बना रहा, और लाइट जो है इंसिडेंट हुआ इस मिरर पे, ये नॉर्मल है। अब यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट करके इस पे गया और फिर इससे रिफ्लेक्ट करके लाइट इधर चला गया। अब आपसे पूछा जा रहा कि लाइट का डेविएशन कितना हुआ, तो लाइट 2 बार डेविएट हुआ है, 2 बार रिफ्लेक्ट किया। थोड़ा सोचो, बोलेंगे ना लाइट जा रहा था इधर, चला गया इधर, अगर ये अल्फा तो ये भी अल्फा, तो ये अल्फा, देखो यही डेविएशन हो गया डेल्टा। अगर ये एंगल बीटा तो ये भी बीटा। सोचो लाइट जा रहा था इधर, चला गया इधर, यही डेविएशन, ये डेल्टा 2 हो गया। तो सोचो तो नेट डेविएशन कितना, नेट डेविएशन कितना हुआ, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। डेल्टा 1 कितना, 2 अल्फा, डेल्टा 2 2 बीटा, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, 2 कॉमन अल्फा प्लस बीटा। अब देखो इस ट्रायंगल में अल्फा प्लस बीटा प्लस थीटा 180, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया, 180 माइनस थीटा। तो देखो 180 माइनस थीटा, बोलो डेविएशन कितना, 360 माइनस 2 थीटा, है ना। यही लाइट का डेविएशन हो गया। मतलब ये जनरल फार्मूला आप याद रख सकते हैं कि जब भी 2 प्लेन मिरर एक दूसरे से थीटा एंगल पे इंसिडेंट हो, लाइट एक मिरर पे इंसिडेंट होकर फिर दूसरे से रिफ्लेक्ट करे, तो आप डायरेक्ट भी इस फार्मूला को यूज में ला सकते हैं। तो चलिए आप इसको पहले नोट कर लें। तो हम लोग आज के क्लास में प्लेन मिरर से रिलेटेड कुछ बेसिक कंसेप्ट सीखे हैं। अभी पूरी तरह से इसका टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम तो नहीं सिखाए हैं, लेकिन कंसेप्चुअल पोर्शन लगभग सिखा चुके हैं। अगले क्लास में मैं पहले आप लोगों को प्लेन मिरर पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स है उसको बतलाऊंगा, और उसके बाद रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर यानी कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, इससे रिलेटेड सीखेंगे। ठीक है, तब तक आप लोग उसको रिवीजन करते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।